हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद RL लोड। ये लेक्चर नंबर 35 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल फेस हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विथ RL लोड। इसके पहले यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे आप ये सर्किट डायग्राम देख रहे हो, ये हमारे सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है जिसमें अब हमने RL लोड का यूज किया है, जबकि पहले हम R लोड का यूज कर रहे थे यानी रजिस्टिव लोड का यूज कर रहे थे। तो दोनों सर्किट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस उनके लोड पे है क्योंकि जो सर्किट का बिहेवियर होता है वो उसके लोड पे डिपेंड करता है। और हम लोड को तो चेंज कर सकते हैं, आप R लोड लगा सकते हो, RL लोड लगा सकते हो, RLC लोड लगा सकते हो, लेकिन आपका जो सर्किट होगा सिंगल फेस हाफ ब्रिज का वो एक जनरलाइज सर्किट हम डिजाइन करते हैं और उस जनरलाइज सर्किट में हम कोई चेंज नहीं करते, केवल हम लोड में चेंज करते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था वो R लोड के साथ पढ़ा था। अब अपन देखेंगे सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद RL लोड। यहाँ पे हमने लोड में चेंज किया है, R की जगह RL लोड का यूज किया है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ इस सर्किट का। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा एक सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट में हम दो स्विचिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने T1 और T2 का यूज किया है। अगर यही एक फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट होता तो हम 4 स्विचिंग डिवाइस का यूज करते, यानी हम 4 थायरिस्टर का यूज करते। अब इन थायरिस्टर की जगह हम दूसरे पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस का यूज भी कर सकते हैं, जैसे आपके IGBT हो गया, पावर मॉसफेट हो गया, उनका यूज भी हम कर सकते हैं क्योंकि इन डिवाइसेस में सेल्फ कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है और ये हाई पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने थायरिस्टर का यूज किया है T1 और T2। इनके साथ हमने 2 फीडबैक डायोड लगाए हैं जिनको हमने एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी T1 थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में D1 डायोड कनेक्ट किया है और T2 थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में D2 डायोड कनेक्ट किया है। अब इसके बाद अपन सोर्स साइड में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो इन्वर्टर होता है उसका इनपुट वोल्टेज होता है DC पावर सप्लाई, यानी हम DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन्वर्टर के इनपुट में। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ डिफरेंट टाइप का DC आउटपुट वोल्टेज हमने इन्वर्टर के इनपुट में दिया है। वो है Vs/2 और Vs/2, यानी हाफ DC सप्लाई हमने अपर हाफ में दी है और हाफ DC सप्लाई हमने लोअर हाफ में दी है। तो इस टाइप के DC आउटपुट वोल्टेज को हम कहते हैं बैलेंस DC आउटपुट वोल्टेज। तो हमारे माइंड में आता है कि इस टाइप का DC आउटपुट वोल्टेज हम कैसे जनरेट करते हैं और इस टाइप का DC आउटपुट वोल्टेज देने की क्या जरूरत है। तो ये जो बैलेंस DC आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम जनरेट करते हैं 3 वायर DC सिस्टम की हेल्प से। अब ये 3 वायर DC सिस्टम क्या कहलाता है? इसमें हम 3 वायर की हेल्प से एक बैलेंस DC आउटपुट जनरेट करते हैं। उसके लिए इनपुट साइड में हम एक DC जनरेटर का यूज करते हैं जो जनरेट करता है DC आउटपुट
जो जनरेट करता है डीसी वोल्टेज, यानी एक सप्लाई डीसी वोल्टेज जनरेट करेगा हमारा डीसी जनरेटर। इस टोटल सप्लाई डीसी वोल्टेज को हमको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं, जिसको यहाँ पे हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये जो न्यूट्रल वायर है उसकी हेल्प से हमारा Vs सप्लाई वोल्टेज 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। अपर हाफ में हमें Vs/2 वोल्टेज मिलेगा और लोअर हाफ में भी हमें Vs/2 में वोल्टेज मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डीसी आउटपुट, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं 3 वायर डीसी सिस्टम, क्योंकि ये 3 वायर की हेल्प से हम बैलेंस डीसी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट वायर हमारा ये हो गया, सेकेंड वायर हमारा ये हो गया और थर्ड वायर हमारा ये हो गया। और इसी का हम यूज करते हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट में। तो यहाँ पे इस टाइप से हमने बैलेंस डीसी आउटपुट वोल्टेज जनरेट किया और यूज किया है इन्वर्टर के इनपुट में। अब अपन लोड की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्किट है हमारा वो एक जनरलाइज सर्किट है, जो हमने सिंगल फेज हाफ ब्रिज में रेजिस्टिव लोड के साथ पढ़ा था और जो हम आरएल लोड के साथ पढ़ेंगे, दोनों सर्किट सेम है, केवल हम यहाँ पे लोड को चेंज कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सर्किट का बिहेवियर होता है या सर्किट का रिस्पॉन्स होता है वो टोटली डिपेंड करता है उसके लोड पे, यानी आप कैसा लोड यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सर्किट रिस्पॉन्स करेगा या सर्किट का बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि आरएल लोड अगर हमने लगाया है तो सर्किट हमारा कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने आरएल लोड लगाया है। इसके लिए हमें 2-3 पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोड में इंडक्टर का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, या आप देख रहे हो कि जो लोड है हमारा वो 2 पॉइंट टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। जब भी आपका ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी टर्मिनल, यानी जब भी ए वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी नेगेटिव होगा, उस टाइम पे हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और जब भी करंट ए से बी की ओर फ्लो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे या एज्यूम करेंगे कि करंट पॉजिटिव है, यानी ये हमारे करंट की रेफरेंस डायरेक्शन है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो लोड है आरएल लोड है वो 2 पॉइंट के बीच में लगा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। जब भी हमारा करंट ए से बी की ओर फ्लो होगा, यानी ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, तो ये हम मानेंगे कि करंट की ये रेफरेंस डायरेक्शन है और करंट पॉजिटिव है। और क्योंकि ए पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारा वोल्टेज भी लोड के अक्रॉस पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर करंट फ्लो होता है बी टर्मिनल से ए टर्मिनल की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, तो हम ये मानेंगे कि बी टर्मिनल पॉजिटिव होगा इस टाइम पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है और ए टर्मिनल इस टाइम पे नेगेटिव है। तो जब भी करंट बी से ए की तरफ फ्लो होगा तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, करंट नेगेटिव है और इस टाइम पे वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस पोलैरिटी रिवर्स है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि हमारे लोड में इंडक्टर लगा हुआ है, तो अगर लोड में इंडक्टर लगा होता है उसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो बिल्कुल सेम होती है जैसे हमारे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रेजिस्टिव लोड के आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म थी उसके। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोड में इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टिव लोड होने के कारण जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो हमें बिल्कुल सिमिलर मिलेगी हमारे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट विथ रेजिस्टिव लोड के जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म थी उससे। ठीक है, मतलब आरएल लोड की आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म और रेजिस्टिव लोड के आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आउटपुट करंट का क्या है, तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म आरएल लोड के केस में आउटपुट वोल्टेज के सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है।
फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि आउटपुट करंट का क्या होगा। आउटपुट करंट, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है लोड में, इसीलिए आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आइडेंटिकल नहीं होगी इस केस में, जबकि रेजिस्टिव लोड के केस में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म आइडेंटिकल थी। अब तीसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि आरएल लोड लगा हुआ है, इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, तो जो आउटपुट करंट है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और आउटपुट करंट हमेशा लैग करेगा आउटपुट वोल्टेज को बाय एन एंगल फाई। जब आप इसकी वोल्टेज की और करंट की वेवफॉर्म बनाओगे तब आप देखोगे कि आउटपुट करंट ऑलवेज लैग आउटपुट वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें ध्यान रखना है आरएल लोड के केस में, क्योंकि जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हो या सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर हो, आरएल लोड के साथ उसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब पूरे सर्किट के ऑपरेशन को मैंने 4 मोड्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एक कंप्लीट टाइम पीरियड टी है। इस टाइम पीरियड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हो गया 0 से लेकर T1 टाइम पीरियड का, यानी ये वाला इंटरवल। दूसरा टाइम इंटरवल हो गया T1 से T/2। तीसरा हो गया T/2 से T2, और चौथा हो गया T2 से लेकर T। तो ये कंप्लीट 0 से T टाइम पीरियड जो था उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और इस सर्किट के पूरे ऑपरेशन को भी मैंने 4 मोड में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अपन एक एक करके सारे मोड का ऑपरेशन देखेंगे और उसके साथ साथ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन का जो टाइम इंटरवल है वो है T1 से लेकर T/2 तक, यानी यहाँ पे देखिए ये T1 से T/2 का जो टाइम पीरियड है वो हमारे मोड 1 का टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम इंटरवल में आपका T1 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा। अब कैसे टर्न ऑन होगा वो अपन देखते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में देखिए T1 से लेकर T/2 में, यानी टाइम इंस्टेंट T1 में हम एक गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं T1 थायरिस्टर को। यहाँ पे हमने एक गेट करंट अप्लाई किया T1 थायरिस्टर को, जिसके कारण T1 थायरिस्टर कंडक्ट करने लगेगा या टर्न ऑन हो जाएगा। जब T1 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तो वो एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा और करंट फ्लो होगा हमारे अपर हाफ सप्लाई वोल्टेज से। क्योंकि इस टाइम पे T1 टर्न ऑन हो रहा है तो हमारे इस करंट को कंप्लीट क्लोज पाथ मिल रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। करंट का पाथ होगा सप्लाई वोल्टेज से थायरिस्टर T1 से होते हुए, लोड से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। क्योंकि हम जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा ए टर्मिनल पॉजिटिव है क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, और बी टर्मिनल नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ए टर्मिनल पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम मानते हैं कि करंट हमारा उस टाइम पे पॉजिटिव होगा। और क्योंकि ए पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इस टाइम पे वोल्टेज भी आपका आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। और कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा? पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा, यानी Vs/2। तो अब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों की वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइम इंटरवल में T1 से लेकर T/2 तक T1 थायरिस्टर टर्न ऑन हो रहा है। आउटपुट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल रहा है ये Vs/2, पॉजिटिव वोल्टेज Vs/2। तो ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म इतनी ड्रॉ हो गई। अब आउटपुट करंट का क्या? आउटपुट करंट के लिए, क्योंकि लोड में इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इंडक्टर की कि इंडक्टर अपने अक्रॉस सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। इंडक्टर कैन नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करंट। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से करंट तो इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होगा, लेकिन क्योंकि इंडक्टर एकदम से करंट चेंज को अलाउ नहीं करता, इसीलिए करंट धीरे धीरे इंक्रीज होना इंडक्टर के अक्रॉस स्टार्ट करेगा और T/2 टाइम पीरियड पे मैक्सिमम करंट इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा।
और करंट फ्लो होने के साथ साथ इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। और जब इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा तो इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी होगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव है, करंट की डायरेक्शन ये है, और ये टर्मिनल नेगेटिव है। और इसी टाइम पे एक सेल्फ वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा इंडक्टर के अक्रॉस, उसकी पोलैरिटी होगी, वो वोल्टेज होगा VL और उसकी पोलैरिटी होगी ऑपोजिट, ये पॉजिटिव होगा VL का और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है Vs/2 और आउटपुट करंट भी हमारा इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीज होगा। अब सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन का टाइम इंटरवल है T/2 से लेकर T2 टाइम तक, यानी ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन का है T/2 से T2 टाइम पीरियड पे। इस टाइम पीरियड पे T2 टाइम इंस्टेंट पे हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। T1 टर्न ऑफ क्यों होगा? क्योंकि आप T/2 टाइम इंस्टेंट पे देखिए हमारा करंट, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम पोलैरिटी पे हैं। दोनों की पोलैरिटी सेम होने के कारण हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा इस टाइम पे। और उसके बाद यानी T/2 से T2 टाइम ड्यूरेशन तक इंडक्टर ने मोड 1 में जो एनर्जी स्टोर की थी वो एनर्जी इंडक्टर रिलीज करेगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि इंडक्टर इंस्टेंटेनियसली कोई भी चेंज नहीं करता करंट में, इसीलिए इंडक्टर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है इंडक्टर की कि इंडक्टर जब भी एनर्जी रिलीज करता है या डेसिपेट करता है तो वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। तो अगर स्टोर करने के टाइम पे इंडक्टर की पोलैरिटी ये थी, यानी ये वाला टर्मिनल नेगेटिव था और ये टर्मिनल पॉजिटिव था, तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज करेगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। और हमें मालूम है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, तो अब इंडक्टर के एनर्जी रिलीज होने के कारण करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में और इससे D2 डायोड आपका कंडक्ट करने लगेगा। तो करंट का पाथ क्या होगा इस टाइम पे? लोड से सप्लाई वोल्टेज, D2 डायोड एंड बैक टू द लोड। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा। तो इस टाइम पे क्योंकि A टर्मिनल नेगेटिव हो गया है, इस वोल्टेज की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से A टर्मिनल नेगेटिव हो गया है और B टर्मिनल पॉजिटिव हो गया है, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें कितना मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में देखिए T/2 से लेकर T2 में आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा और कितना मिलेगा? -Vs/2। तो ये हमारा नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडक्टर के कारण करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इस लोअर हाफ सप्लाई वोल्टेज के कारण करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा? इसीलिए क्योंकि इंडक्टर में हाई एनर्जी स्टोर है, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट है T/2 टाइम इंस्टेंट पे। इसीलिए ये जो इंडक्टर का करंट है वो हमारे सप्लाई वोल्टेज को, लोअर हाफ सप्लाई वोल्टेज को फीडबैक करेगा और करंट फ्लो होगा इंडक्टर की हेल्प से, क्योंकि इंडक्टर में ज्यादा एनर्जी है और जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है वो डोमिनेट करता है। इसीलिए इंडक्टर जो है, इंडक्टर का करंट जो है वो डोमिनेट करेगा सप्लाई वोल्टेज को और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखिए T/2 से T2 टाइम में वोल्टेज नेगेटिव हो गया और करंट डिक्रीज हो रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, यानी इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है धीरे धीरे और T2 टाइम पीरियड पे एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि T2 टाइम इंस्टेंट पे इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी को डेसिपेट कर देगा। तो ये सेकेंड मोड है। अब थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। ये लाई करता है T2 से लेकर T टाइम पीरियड पे, यानी ये वाला जो टाइम पीरियड है उसमें हमारा थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन लाई करता है। इस टाइम पीरियड पे हमारा T2 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा क्योंकि इंडक्टर ने पूरी एनर्जी रिलीज कर दी। अब हम इस टाइम पे एक ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर रहे हैं अपने T2 थायरिस्टर को,
IG2 गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं T2 थायरिस्टर को, जिसके कारण T2 थायरिस्टर टर्न ऑन होगा और एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। जब T2 क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा तो सप्लाई वोल्टेज के थ्रू करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, T2 से होता, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमें मालूम है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और ये टर्मिनल बी टर्मिनल हमारा इस टाइम पे पॉजिटिव होगा, ए टर्मिनल हमारा इस टाइम पे नेगेटिव होगा। तो करंट कैसा है आपका, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और वोल्टेज आउटपुट के अक्रॉस हमें नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि जब ए नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोलैरिटी रिवर्स है लोड के अक्रॉस, तो आउटपुट में वोल्टेज हमें -Vs/2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है, -Vs/2। अब करंट कितना मिलेगा, तो इस पॉइंट पे करंट हमारा रिवर्स है, तो इधर की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी इंडक्टर के अक्रॉस और ये वाली पोलैरिटी नेगेटिव हो, और इंडक्टर के अक्रॉस नेगेटिव करंट फ्लो होगा। और हमें मालूम है इंडक्टर कैन नॉट अलाउ द सडन चेंज इन करंट, एकदम से करंट चेंज नहीं करता। तो और जब भी करंट फ्लो होता है इंडक्टर में तो वो एनर्जी स्टोर करता है, तो इंडक्टर इस टाइम पे रिवर्स एनर्जी स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब अपन मोड 4 देख लेते हैं, मोड 4 का ऑपरेशन देखते हैं। मोड 4 का टाइम इंस्टेंट है हमारा 0 से T1, ये वाला ड्यूरेशन। अब आप कहोगे कि हमारा मोड 3 का ड्यूरेशन जब ये था तो मोड 4 का ड्यूरेशन T के बाद होना चाहिए, यानी मोड 4 होना चाहिए आफ्टर T। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है T के बाद, और ये वाला टाइम ड्यूरेशन में भी हमारा D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों टाइम ड्यूरेशन का ऑपरेशन बिल्कुल सेम है, ये दोनों टाइम स्लॉट हमारे बिल्कुल सेम है। तो आप किसी का भी ऑपरेशन देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस साइकिल है। अगर ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो जाके यहाँ पे अपीयर होगा। इसीलिए चाहे हम इसको कैलकुलेट करें चाहे हम इसको देख लें, दोनों सेम है। तो टाइम इंस्टेंट आप चाहे 0 से T1 ले लो, चाहे आप T से लेकर कैपिटल T से लेकर इसका टाइम ड्यूरेशन उसके बाद वाला स्लॉट ले लो, दोनों ऑपरेशन सेम होंगे, D1 डायोड कंडक्ट करेगा। इस टाइम पे यानी आपके T टाइम ड्यूरेशन पे देखिएगा कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट दोनों नेगेटिव हैं लेकिन सेम पोलैरिटी है, इसीलिए इस टाइम इंस्टेंट में हमारा T2 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और T2 टर्न ऑफ होगा। और थर्ड मोड में हमने देखा था कि इंडक्टर ने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, जिसके कारण ये टर्मिनल इंडक्टर के अक्रॉस पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, और इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की थी। इस टाइम ड्यूरेशन में ये वाले में देखिएगा इंडक्टर ने एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में स्टोर की थी। तो अब क्या करेगा इंडक्टर, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस माइनस नेगेटिव एनर्जी स्टोर है। तो जब भी इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। तो अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी इंडक्टर के अक्रॉस, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, और हमें मालूम है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है अब और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो करंट फ्लो होगा इंडक्टर से लोड से होता हुआ D1 डायोड, D1 कंडक्ट करेगा इस टाइम पे, यहां से होता हुआ सप्लाई वोल्टेज से फिर लोड साइड पे। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है और इस टाइम पे क्योंकि इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी है और वो उस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो ये इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी फीडबैक करेगी हमारे सप्लाई वोल्टेज को, जिसके कारण सप्लाई वोल्टेज से करंट ना फ्लो होके हमारे इंडक्टर से करंट फ्लो होगा और करंट का पाथ हो जाएगा लोड डायोड D1 सप्लाई वोल्टेज एंड बैक टू लोड। इस टाइम पे A पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, A टर्मिनल पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिलेगा, ये देखिए Vs/2। अब यही यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हो 0 से T1 टाइम इंस्टेंट में, तो यहाँ पे भी हमें सप्लाई वोल्टेज Vs/2 मिल रहा है
पॉजिटिव। तो मतलब चाहे हम ये वाला ड्यूरेशन ले लें T के बाद वाला या 0 से T1 वाला ले लें, दोनों में D1 डायोड कंडक्ट करेगा और दोनों की करंट और आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म सेम आएगी। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज तो हमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि A टर्मिनल पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B। लेकिन करंट का क्या, आउटपुट करंट का क्या? तो आउटपुट करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स है। आप देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आउटपुट करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स है, तो रिवर्स करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने के साथ इंडक्टर यहाँ से अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर कैन नॉट चेंज करंट इंस्टेंटेनियसली, एकदम से अपनी एनर्जी को पूरी रिलीज नहीं करता या एकदम से करंट को चेंज नहीं करता, धीरे धीरे करता है। तो धीरे धीरे उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया और यहाँ पे एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये चारों मोड ऑफ ऑपरेशन थे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के RL लोड के साथ, और रजिस्टिव लोड के साथ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए है तो मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, www.quick-learn.in। वहां पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नोट्स जो है वो अपडेट करती जा रही हूँ। धीरे धीरे अभी सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं डले हैं, लेकिन काफी कुछ नोट्स वहां पे अवेलेबल होंगे आपको, तो वो नोट्स आप देख सकते हो। उसके साथ साथ वहां पे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आप अपने पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने कुछ MCQ क्वेश्चंस की सीरीज डाली है। कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ONGC का है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं, तो वहां पे आप इनके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो थ्योरी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट में बने रहिए, और टेलीग्राम में मुझे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम में भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स जो भी करती हूँ YouTube में या वेबसाइट में, उसके अपडेट देती रहती हूँ। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग माई वेबसाइट। बाय बाय।